तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लीजिएगा। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय का आज हुआ क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलान जरूर कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कि आपके कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय में कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने आपके गलत हो गए हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर बिल्कुल ही सरल था और जिस प्रकार का मैंने आपको 4 सेट पेपर बताया था उसी में से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने मेरे द्वारा अपलोड किए गए चारों सेटों को अगर अच्छे से देख लिया होगा ना, तो आपका पेपर बिल्कुल एकदम मस्त गया होगा। अब चलो जल्दी से समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको आपके जो 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, उन सभी का मिलान करवाने वाला हूँ कि कौन कौन से आपसे सही हुए हैं और कौन कौन से आपके गलत हो गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग जल्दी से अपने पेपर का मिलान कर लो। पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसका राइट आंसर आप लोगों ने ये लगाया होगा तो सही होगा। उसके बाद में कीमत अनुपात पीएक्स का ढाल सूचित करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किसको सूचित करता है? बजट रेखा को सूचित करता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, श्रम उदाहरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्रम जो है ना परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है, क्योंकि श्रम की मात्रा को हम बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है उचित विकल्प चुनिए। तो देखो लाभ बराबर, तो देखो लाभ क्या होता है? कुल आगम में से जब हम कुल लागत को घटा देते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? आ नंबर का ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित कौन सी समस्या है, यहाँ से आप लोग देख लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ से आप लोग देख लें क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो देखो 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है। तो देखो इसका आधार होता है मांग का नियम। ठीक है ना, यहाँ तक का आप लोग देख लो। अब चलो अब आगे का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लोगे। पहला लिखा पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। क्या लिखोगे? कीमत स्वीकारक, यानी कि कीमत को स्वीकार करने वाली। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा? कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब कर की मात्रा में वृद्धि होती है तो पूर्ति क्या होती है? घटती है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग? घटती है। अगर आप लोग लिख कर आए होंगे तो सही होगा। उसके बाद में पूर्ति की लोच वस्तु की और पूर्ति के परिणात्मक गुणात्मक संबंध को दर्शाती है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना था वस्तु की कीमत। क्या लिखना था यहाँ पर आपको? वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिणात्मक संबंध को दर्शाती है। उसके बाद में अगली इसको देखते हैं, का आशय संतुलन की स्थिति से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना था वैसे फर्म के साम्य। क्या लिखना था? फर्म के साम्य, या आप लोग साम्य भी लिख कर आए होंगे ना तो भी आपका सही होगा। इसके बाद में अगला देखते हैं, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको औसत लागत भी कहा जाता है। ठीक है ना, औसत लागत भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना था औसत लागत भी कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को ये लिख देना था। यहाँ पर क्या लिखना था? औसत लागत। ठीक है, उसके बाद में औसत लागत वक्र का आकार होता है यू आकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक का तो आप लोगों ने देख लिया। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपके कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लो। बढ़ाई द्वारा लकड़ी का उपयोग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ाई द्वारा लकड़ी का उपयोग क्या होगा, यहाँ से आप लोग देख लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? यहाँ से देखिए मध्यवर्ती वस्तु, मिश्रित वस्तु या उत्पन्न मांग, या देखो यहाँ पर आपको करना होगा। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा अंतिम वस्तु। ठीक है, उसके बाद में बचत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बचत सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लो। उसके बाद में साधन की मांग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साधन की मांग, इसकी जोड़ी किससे मिलेगी? यहाँ से आप लोग देख लें सकल, यहाँ पर देखा जाए साधन की मांग क्या कहलाएगी, देखने दो थोड़ा सा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्युत्पन्न मांग होगी। ये साधन की मांग क्या होगी? व्युत्पन्न मांग, इससे। ठीक है ना, एनएनपी। तो देखो ये क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसकी जोड़ी तो इससे मिल जाएगी आपकी। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होगा? मध्यवर्ती वस्तुओं के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो इसकी जोड़ी अगर आप लोग इससे मिलाकर आए होंगे तो इस प्रकार से आपकी पूरी जोड़ी सही होगी। अब चलो मैं आपको आगे का बता देता हूँ, सत्य असत्य वगैरह। देखो सत्य असत्य किस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रा मान से अधिक होता है। देखो क्या रहा है वो, जो मुद्रा का मान है, जैसे कि ये 10 रुपये का सिक्का है।
ठीक है ना, और 10 रुपये उसका मूल्य है, तो वस्तु मानी यानी कि अगर इसको पिघलाकर हम इसको बाजार में बेचें तो 10 रुपये नहीं मिलेगा। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, गलत। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, बिल्कुल सत्य है ये। उसके बाद में अगला देखते हैं, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। और गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो देखो ये आपका सत्य होगा। उसके बाद में पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी से, तो ये भी सत्य होगा। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा, ये भी सत्य होगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप सब लोगों को इसको देख लेना था। अब इसके बाद में चलो हम आगे का मिलान कर लेते हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल सी बात थी, यहाँ पर आपको राजस्व घाटा का सूत्र लिखना था, जो कि क्या होता है, यहाँ से आप सब लोग देख लें, राजस्व घाटा और उसके बाद में बराबर, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना था कुल राजस्व। क्या लिखना था यहाँ पर आपको, कुल, और उसके बाद में राजस्व, कुल राजस्व व्यय, और उसके बाद में आगे इसमें से माइनस आपको कर देना था, माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। तो ये इसका सूत्र होता। अगर आप लोग इस जगह पर ये लिख कर आए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र होता है, यहाँ से इस प्रकार से आपको लिखना था, प्राथमिक घाटा, और बराबर में आपको लिख देना था यहाँ पर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। क्या लिखना था यहाँ पर, राजकोषीय घाटा और माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भुगतान संतुलन जो होता है ना, इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों सौदे शामिल किए जाते हैं, दृश्य और अदृश्य। ठीक है ना, अगर आप लोग ये लिख कर आए होंगे तो सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं बचत फलन। क्या कहते हैं, बचत और उसके बाद में फलन। इस प्रकार से यहाँ से आपको लिखना है। उसके बाद में अगला देखते हैं क्या लिखा है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या कहलाता है। तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा 1 के बराबर होगा, ये इसमें आपको लिख कर आना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिसको कर लगाया जाए वही उस कर को चुकाता है, उस कर को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो पेपर बिल्कुल ही सरलता, अगर आपने मेरे चारों सेटों को अच्छे से देखा होगा ना, तो पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से बनकर आया है, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं गया है। मिलान करके देख सकते हो आप लोग, प्रभावी मांग क्या है, कुलीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसके अलावा विनिमय दर, सीमांत उत्पादन, और उसके अलावा ये वाला क्वेश्चंस, लगभग सभी के सभी क्वेश्चंस आपके वहीं आए हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। अब इसके अलावा आगे का भी आप लोग देख सकती हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वही के वही पूछे गए हैं जो कि मैंने आप सबको बताए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि यार विद्यार्थियों कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आपने इसको अच्छे से हल जरूर कर दिया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं, और आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बता देना कि आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं।